हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपको आज इन्वायरमेंट सेक्शंस का सारा न्यूज़ कंप्लीट करा दिया था कल वाली क्लास में। आज मैं आपको न्यूज़ इन शॉर्ट्स पढ़ाने वाला हूँ और न्यूज़ इन शॉर्ट्स को हम लोग पूरा देखेंगे। और न्यूज़ इन शॉर्ट्स होता क्या है कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावनाएं होती हैं। तो मैं यहाँ आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को कवर करूँगा, चूँकि क्या है कि सारी चीज़ों पढ़ने से अच्छा है कि जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ा जाए। तो पहला आता है क्लाइमेट इक्वलिटी। क्लाइमेट इक्वलिटी की बात आती है तो ऑक्सफैम ने क्लाइमेट इक्वलिटी ए प्लेनेट फॉर द 99% शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की। किसने जारी किया? ऑक्सफैम ने जारी किया। तो सवाल ये बन सकता है कि क्लाइमेट इक्वलिटी अ प्लेनेट फॉर द 99% रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की गई? तो यह बोल सकता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑक्सफैम, वर्ल्ड बैंक, यूएनईपी, तमाम ऑप्शन देगा। तो आपको सब कुछ को दरकिनार करके ऑक्सफैम पे आपको जाना है, क्योंकि ऑक्सफैम ने ही क्लाइमेट इक्वलिटी द प्लेनेट फॉर द 99% शीर्षक से एक रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो जलवायु संकट है और अत्यधिक असमानता है वो क्या है, मानवता के समक्ष बहुत दोहरी मौजूदा चुनौतियां हैं। मतलब यहाँ पे बात की गई कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है और साथ साथ क्या है, जो इनइक्वलिटी बढ़ रही है, ठीक है, इनइक्वलिटी बढ़ रही है। जिस तरह से जलवायु संकट पैदा हुआ है और असमानता बढ़ी है, वो क्या है, मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां हैं और ये दोहरी चुनौतियों के रूप में हमारे सामने है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट में यह बात की गई कि जो भी, अभी इसको आप मेंस में कोट कर सकते हैं, यहाँ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, ये मैं बता दूं, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था कि वो किसने जारी किया। ठीक है, तो यहाँ मेंस में ये कोट कर सकते हैं कि सुपर रिच जो लोग हैं वो क्या है, 1% लोग जो है सुपर रिच, यानी सबसे अधिक जो अमीर हैं वो 16% वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ठीक, अभी क्या है कि अभी जो है कि ऐसा अनुमान है कि 2030 में सुपर रिच जो परसेंटेज 1% लोगों द्वारा जो भी उत्सर्जन किया जाएगा, कार्बन उत्सर्जन, वो क्या है, सुरक्षित सीमा से 22 गुना अधिक होगा। मतलब जो भी सीमा बनाई जाएगी, जो कि सेफ जोन होता है ना, सेफ जोन से 22 गुना अधिक होगा ये। ठीक है, तो यह उत्सर्जन की जो सुरक्षित सीमा है वो क्या है कि जो वैश्विक तापन वृद्धि है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए जो है वो निर्धारित की गई। तो उससे क्या होगा, 22 गुना अधिक होगा। तो इस रिपोर्ट में ये सिफारिशें की गई हैं कि समानता में क्या हो, व्यापक वृद्धि की जाए, यानी गरीब और अमीर के बीच में अंतर की जाए। इसके लिए सरकार क्या है, कारगर नीतियां लागू करें। जीवाश्म ईंधन को त्वरित और न्यायसंगत तरीके से समाप्त किया जाए। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जो भी फॉसिल फ्यूल्स का जो ईंधन है उसको क्या है, उसको जो है हमें त्वरित माने तत्काल तौर पे और न्याय संगत तरीके से उसको समाप्त करना है। कंपनियों और अरबपतियों पे जो क्या है, उसको नई टैक्स का स्ट्रक्चर लागू करना चाहिए, जिससे क्या हो कि जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें कमी की जा सके और हरित ईंधन की ओर जो है वित्त पोषित किया जा सके। यही बात जो है इसमें COP28 में जो है इसको बात की गई थी। COP28 में इसी फॉसिल फ्यूल्स को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की बात की गई है। COP28 के बारे में दुबई में आयोजन हुआ और उसके बारे में डिटेल वाली जो एनालिसिस होगी वो दिसंबर महीने की जो मैगजीन है उसमें आई है। दिसंबर महीने का मैगजीन मैं पढ़ाने वाला हूँ। अभी हिंदी वाला वर्जन नहीं आया है, पर हिंदी वाला वर्जन आते ही मैं आपको वहाँ बताऊँगा और अच्छे से समझाऊँगा कि जो भी जीवाश्म ईंधन है उस पर एक बहुत बड़ी पहल की गई है। ग्रीन फ्यूल की तरफ COP28 में बढ़ने का ये प्रस्ताव जो रखा गया है वो बेहद सराहनीय है और इसी के अनुरूप है। नए युग का नया उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि जो अंतहीन लाभ कमाने की जो इच्छा है और दोहन है, उपभोग की जो प्रवृत्ति है, वो मानवता और पृथ्वी को कल्याण की, उसके बजाय मानवता और पृथ्वी के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी पे ये बात की गई है। तो यहाँ दो शब्दावली हैं, एक है क्लाइमेट इनइक्वलिटी और एक दूसरा है क्लाइमेट इक्वलिटी। ठीक है, तो दो शब्द हैं यहाँ पे, यानी क्लाइमेट इक्वलिटी क्या है, इनइक्वलिटी क्या है और एक क्लाइमेट इक्वलिटी क्या है। तो जलवायु असमानता यह है कि जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उसके कारण से जो भी कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं उसमें क्या है कि असमान तरीके से जो होता क्या है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव झेलने पड़ते, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके प्रभाव झेलने पड़ते हैं। ठीक है, इन कारकों में क्या है, वल्नरेबिलिटी है, असमानता की चली आ रही जो व्यवस्था है, सामाजिक आर्थिक असमानताएं हैं, ठीक है, और पर्यावरणीय अन्याय है। तो इससे झेलना पड़ता है। ये क्या है, हमारे क्लाइमेट इनइक्वलिटी। क्लाइमेट इक्वलिटी क्या है कि जो जलवायु संरक्षण के प्रयासों से जो मिलने वाले लाभ हैं, ठीक है, उसका न्यायसंगत वितरण यह सुनिश्चित करती है और साथ ही साथ क्या है कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्रभावों के असमान बोझ को भी यह कम
करती है। तो यही बात है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें थी इसमें कि जानना आपको चाहा था। क्लाइमेट इक्वलिटी का जो ये प्लेनेट फॉर 99% जो रिपोर्ट इसने किसने जारी की, ऑक्सफैम ने जारी की थी। और इसमें क्या बात की गई थी कि जो है रिपोर्ट का प्रमुख यानी कि जो 1% लोग हैं वो क्या है कि 16% जो है वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये बात यहाँ पे की गई थी। दूसरी रिपोर्ट आ रही है एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसने जारी किया है? यूएनईपी ने जारी किया है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये यूपीएससी प्रीलिम्स या यूपीपीसीएस में हर बार ये सवाल इससे पूछे जाते हैं, रिपोर्ट से और फैक्ट से। तो एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है, सीधे सवाल में ये बन सकता है कि एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट किसने जारी की, तो आपको ध्यान देना है यूएनईपी ने आपको जारी किया है। यूएनईपी ने इसको जारी किया है। ठीक है, इस 2023 की रिपोर्ट है। इसमें क्या है कि जो भी एडॉप्टेशन होता क्या है कि जो देश और समुदायों की आघात सहने की जो क्षमता होती है ना, उसको बढ़ा करके जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, उसके प्रति जो भी वल्नरेबिलिटी है, सुभेद्यता है, यानी उसको सहन करने की जो क्षमता, उसको कम करने की जो प्रक्रिया होती है ना, वही होती है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन मतलब अनुकूलन, किसी भी परिस्थिति के अनुरूप अनुकूलन क्या है, वही एडॉप्टेशन होता है। ठीक है, वही उसी को अनुकूलन बोलते हैं, परिस्थिति के अनुरूप ढल जाना। यानी कि जो आघात सहने की क्षमता है वो हमारी बढ़ेगी और जलवायु परिवर्तन के प्रति उसकी वल्नरेबिलिटी को कम करने की जो प्रक्रिया होगी वही क्या होगा, एडॉप्टेशन कहलाएगी। तो एडॉप्टेशन गैप क्या होता है कि जो वास्तव में जो भी कार्यान्वित किए गए उपाय होंगे और सामाजिक स्तर पर लक्ष्य होंगे, उसके बीच के अंतर है। यानी जो भी निर्धारित हमने लक्ष्य, मान लीजिए कि हमने सोशल स्तर पे यानी सोशल लेवल पे हमने जो भी कुछ क्या किया कि हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया। बात यहाँ पे हो रही है सोशल लेवल पे, ये नहीं कि कानूनी और अन्य तरीकों पर, उसमें सब चीज़ें आ जाएंगी। तो उसमें क्या है कि लक्ष्यों के बीच, यानी जो भी हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, ठीक, और जो भी अनुकूलन संबंधी उपाय कर रहे हैं, लक्ष्य और उपायों के बीच में जो गैप हो जाता है उसी को एडॉप्टेशन गैप बोलते हैं। एडॉप्टेशन के लिए हमने मान लिया लक्ष्य पॉइंट में मानूं तो एडॉप्टेशन के लिए हमने लक्ष्य निर्धारित किया 100, उपाय किए हमने 90, एडॉप्टेशन गैप कितना हो गया 10। यानी यही जो है एक गैप हो जाता है। ठीक, तो होता क्या है कि यह जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव से जो भी संबंधित वरीयताएं होती हैं और संसाधनों की जो सीमित मात्रा होती है और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताएं होती हैं, उसको दर्शाते हुए जो है ये निर्धारित होता है। ठीक, तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि जो विकासशील देश है उनको लगभग 10 से 18 गुना जो फाइनेंस की आवश्यकता है, वित्त की आवश्यकता है विकासशील देशों को अनुकूलन संबंधी उपायों को करने के लिए। जो भी उपाय, जो भी फंड किए जा रहे हैं उससे अधिक यानी 10 गुना और 18 गुना लगभग जो है उसको फंड चाहिए। ठीक, ये अनुकूलन वित्त का जो अंतराल है वो क्या है, लगातार बढ़ रहा है। ठीक, लगातार इससे बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन कारण क्या है कि सांस्कृतिक विरासत और देशज ज्ञान का जो नुकसान हो रहा है, यहाँ बात की जा रही है किसकी, सांस्कृतिक विरासत और देशज ज्ञान की। तो वो क्या उसकी जो हानि और क्षति, लॉस एंड डैमेज पर जो भी कार्य योजना है उसमें क्या है, उस सारी चीज़ों का क्या है कि लॉस एंड डैमेज की जो कार्य योजना है, जो लॉस एंड डैमेज फंड होता है, उसमें हम लोग उसकी उपेक्षा कर देते हैं। यानी कि जो देशज ज्ञान है और सांस्कृतिक विरासत है, उनकी जो लॉस हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, ठीक है, उसको हम लोग कार्य योजना में नहीं रख रहे हैं, लॉस एंड डैमेज फंड में। ठीक है, तो ये लॉस एंड डैमेज फंड, इसको भी हम लोग COP28 में समझेंगे, इसमें बात की गई है इस पर विस्तार से। ठीक, अभी महिलाओं को क्या है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्त अनुकूलन उसमें केवल 2% ही रूप वहाँ पे रिस्पॉन्सिव है। तो रिपोर्ट में क्या सिफारिश की गई है वो चीज़ हम लोग समझते हैं, बस इसके बाद बाकी चीज़ें छोड़ देंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बस मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्रीलिम्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होगा, कि जलवायु वित्त को क्या करना है 2025 से 2019 के स्तर से लगभग दोगुना करना है। ठीक है, मानी कि 2019 का जो स्तर है उसकी तुलना में 2025 तक हमको क्या करना है, उसको दोगुना कर देना है। अनुकूलन की जो समेकित बढ़ाने के लिए हमें क्लाइमेट बजट टैगिंग और ट्रैकिंग को बढ़ाने सुधारने पर जोर होना चाहिए। क्लाइमेट बजट टैगिंग क्या होता है, यह सरकारों के लिए जो है जलवायु संबंधी गतिविधियों पर व्यय की गई जो निधियाँ होती हैं उसकी ट्रैकिंग के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। ठीक, ये हमें करना क्या चाहिए, रिजोलियंस बॉन्ड और बीमा जैसे साधनों का द्वारा निजी निवेश आकर्षित करना चाहिए। अब यहाँ बात आ रही है बहुत सारे, एक मसाला बॉन्ड होता है, ग्रीन बॉन्ड होता है, अन्य तमाम प्रकार के जो बॉन्ड्स होते हैं ना, बॉन्ड्स और बिल के बारे में मैं बराबर इस पर डिस्कस कर चुका हूँ कि दोनों अलग अलग है। होता एक ही है पर उसका टाइम पीरियड के कारण वो बॉन्ड्स बन जाता है, फिर एक बिल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ बात है रिजिलियंस बॉन्ड, ये न्यूज़ में है इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ये स्टेटमेंट में सवाल यहाँ बन सकता है प्रीलिम्स में। तो रिजिलियंस बॉन्ड यह होता है कि इसके माध्यम से क्या होगा कि जलवायु की जो लोचशीलता है उससे संबंधित निवेशों के लिए पूंजी जुटाई जाएगी। ठीक है, जलवायु लोचशीलता से जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे संबंधित, उससे पूंजी जुटाई जाती है किसके माध्यम से, रिजिलियंस बॉन्ड के माध्यम से। ठीक है, सरकारों को जो रेमिटेंस प्राप्त हो रहा है उसका लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जो इससे क्या होगा, क्या
रेमिटेंस होता क्या है कि रेमिटेंस वह होता है जो भी हमें विदेशी जो है फंड, जो विदेशी देश में अगर कोई देशज लोग जो है, मान लीजिए इंडिया के जो लोग हैं, अगर वो यूएई में काम कर रहे हैं तो वहाँ का जो मनी भारत में आएगा उसी को हम लोग रेमिटेंस यानी विप्रेषण बोलते हैं। जो लघु और मध्यम उद्योगों हैं उसको फाइनेंस करना चाहिए, यानी जो भी स्मॉल और जो मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हमें फाइनेंस करना चाहिए। इससे क्या हुआ कि जो अनुकूलन संगत उत्पाद और सेवाओं की जो पेशकश करेंगे उसके लिए उनको हम लोग प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पेरिस समझौते का जो आर्टिकल 21C है उसका कार्यान्वयन हमें सुनिश्चित करना चाहिए। यह अनुच्छेद करता क्या है कि सरकारों से वित्तीय प्रवाह को ग्रीन हाउस गैसों के कम उत्सर्जन और जलवायु लोडशीलता के विकास की दिशा में क्या करता है, सुसंगत बनाने का ये आह्वान करता है। ठीक है, तो पेरिस समझौते का जो अनुच्छेद 2.1C है इसका कार्यान्वयन हमें सुनिश्चित करना चाहिए। इससे होगा क्या कि जो फाइनेंशियल जो प्रवाह है, यानी कि जो उसको ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है और जलवायु लोडशीलता है उसके विकास में जो भी काम हो रहा है उससे जो भी फाइनेंशियल उसका जो फ्लो है वो मेंटेन रहेगा और उसके हमें क्रियान्वयन करना चाहिए। तो ये रिपोर्ट में बात की गई है। यूएनईपी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संगठन क्या होते हैं कि कभी कभी संगठन से सवाल कभी क्या हमेशा बनते हैं। तो संगठन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये जो है केन्या में है, नैरोबी में है। ठीक है, तो इस पे आपको बिल्कुल फोकस करना है क्योंकि ये क्या है कि किसी भी पश्चिमी देश या यूरोपीय कंट्रीज में ना होकर के केन्या में है और उसका हेडक्वार्टर नैरोबी में। ठीक है, ये क्या है कि यूएन प्रणाली के तहत एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण अधिकरण है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। किस पे? मानव पर्यावरण पर यूएन सम्मेलन के तुरंत बाद। ठीक है, इसमें कौन कौन से काम किए सौंपे गए हैं? तो इसमें क्या है, ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता हानि, प्रदूषण और अपशिष्ट का समाधान खोजना, इस पे बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, सदस्य कौन कौन है? भारत इसका सदस्य है। ठीक है, 193 देश इसके क्या है, सदस्य हैं। इसकी 2 रिपोर्ट जारी होती है। एक दो रिपोर्ट कौन कौन सी होती हैं अन्य रिपोर्ट्स में? तो ये एक है इमिशन गैप रिपोर्ट और दूसरा है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। ठीक है, तो 3 रिपोर्ट जो है यूएनईपी जारी करता है, इसको ध्यान देना है। एक है एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट, दूसरा है इमिशन गैप रिपोर्ट और तीसरा है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। तो तीनों रिपोर्ट को एक जगह आप लोग कॉपी में इसको लिख लीजिएगा कि इमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक और क्या है कि जो एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें जो है ये बात यहाँ पे की गई है। तो बस इसका यहाँ काम खत्म। तीसरा आता है कि पेरिस एग्रीमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट 2023। इसमें ये रिपोर्ट जारी की गई है। किसने जारी किया? पेरिस एग्रीमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? यूएनएफसीसी सचिवालय ने जारी किया है। इसने पेरिस समझौता जो हुआ था उसके तहत जो राष्ट्रीय स्तर पे जो भी योगदान निर्धारित किए गए हैं उस पर क्या है, सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 को जारी की गई है। इस रिपोर्ट में क्या है कि जो पेरिस समझौते के 195 पक्षकार हैं, जो देश हैं, उनके एनडीसी नेशनल डिफाइंड जो गोल थे उसका विश्लेषण किया गया है। ठीक है, तो रिपोर्ट में बताया गया है कि जो विश्व पेरिस समझौता उसके तहत जो भी लक्ष्य की प्राप्ति उसकी दिशा में पर्याप्त प्रगति वहाँ पे नहीं कर रहा है। ये बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो नया जो नेशनल डिफाइंड गोल्स है उसको लागू होने के बाद भी जो 2010 के स्तर की तुलना में 2030 तक क्या है उत्सर्जन में लगभग क्या हो गई 8.8% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, इसको क्या है कि अभी क्या है कि 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पेरिस समझौते के तहत जो भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें 2010 के स्तरों की तुलना में 2030 तक हमें उत्सर्जन में 45% की कटौती करना है, करने की आवश्यकता है। पर क्या है कि हमारे यहाँ 8.8% तक की यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। तो यानी क्या है कि जो निर्धारित लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में जो विश्व है वो पर्याप्त प्रगति नहीं कर रहा है। ठीक है, जो देशज लोग और स्थानीय समुदाय यानी कि 40% पक्षकारों ने जो एनडीसीज के अनुकूलन के समित घटकों में क्या है कि जो उनके अधिकारों का उल्लेख किया है देशज लोगों की भूमिका का। तो ये क्या है कि देशज लोगों की विशिष्ट सुविधाओं का समाधान करना और जलवायु परिवर्तन से निपटने से जुड़े होते जो भी प्रयास हैं उसमें बढ़ोतरी करने के लिए एक देशज ज्ञान के महत्व पर बल देना, ये सारे जो है इसमें कार्य यहाँ पे बाकी हैं भी। लैंगिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोण यानी पक्षकार क्या है कि जो है अपनी जलवायु संबंधी कार्यवाही की जो महत्वाकांक्षा और प्रभावशीलता में वृद्धि के साधन के रूप में लैंगिक समेकन का यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, लैंगिक समेकन का मतलब कि जो इक्वलिटी थी
जो लिंग संबंधी उसको जो है हटा करके जो लैंगिक समीकरण यानी कि उसको इंटीग्रेटेड तौर पे उसका हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो जलवायु संबंधी कार्रवाई है और महत्वाकांक्षा और प्रभावशीलता यानी कि उसकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं और प्राप्त उसमें सभी समुदायों की भागीदारी और यहाँ पुरुष और स्त्री का जो है वो भेदभाव किए बिना हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसका प्रभावशाली तरीके से उसमें हम लोग वृद्धि कर रहे हैं और उसमें हम लोग योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी सिफारिश क्या की गई है और इसमें बात करते हैं थोड़ा सा। सिफारिश ये की गई है कि 2030 से पहले जो भी इमिशन का पीक हासिल करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, तो वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात यहाँ पे की गई, बहुत बड़ी बात है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए। बाजार आधारित तंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए। एमिशन पीक क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की ऐसी अवस्था होती है जिसके बाद क्या है कि उस उत्सर्जन एक सीमा तक जा करके बंद हो जाएगा, उसके बाद से अधिक उत्सर्जन अपना ही हो सकता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो यही क्या है, उत्सर्जन पीक होता है। मतलब एमिशन पीक ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन क्या है, एक पीक पर जाएगा ऐसे मान लीजिए, और वहाँ से फिर क्या होगा कि वहाँ से आगे ना होकर फिर सीधे जो है घटने लगेगा। तो यही बात है यहाँ पे। ठीक है, तो जो यूएनएफसीसी सचिवालय है उसको क्या है, जलवायु परिवर्तन के प्रति जो भी खतरे हैं उसके प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करने का कार्य यहाँ पे सौंपा गया है। यूएनएफसीसी क्या है, इसको 1992 में अपनाया गया था। यह क्या है, पेरिस समझौते की मूल संधि है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको 1992 में अपनाया गया था। यह पेरिस समझौते की मूल संधि है, बात को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो पेरिस समझौते की मूल संधि कौन सी है, यूएनएफसीसी है। ठीक, स्टेटमेंट में सवाल देगा तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, तो पेरिस समझौता क्या 2015 में कानूनी रूप से बाध्यकारी ये संधि है, कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, इसको आपको ध्यान देना है। वैश्विक जो औसत तापमान वृद्धि है उसको क्या करना है, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्तर था यानी कि जो पूर्व औद्योगिक स्तर है उसको क्या करना है, 2% से नीचे बनाए रखने का यहाँ पे लक्ष्य है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित योगदान होते हैं वो कौन कौन से हैं कि वो देशों द्वारा जो है, जो भी कंट्रीज होंगे जलवायु कार्रवाई के लिए स्वैच्छिक रूप से राष्ट्र स्तरीय प्रतिबद्धताएं हैं, राष्ट्रों की अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं और प्रत्येक 5 वर्ष में इसको अपडेट करना अनिवार्य होता है। ठीक है, हम लोग चौथे रिपोर्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023, इसको किसने जारी किया, WMO ने। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023 को जारी की है। इस वर्ष की रिपोर्ट क्या है, स्वास्थ्य पर केंद्रित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जिसको जारी किया, WMO ने, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023 स्वास्थ्य पे केंद्रित है। इसमें रिपोर्ट की प्रमुख बिंदु में क्या बताई गई हैं उसको समझते हैं, और कुछ जो है प्रमुख सिफारिशें की गई होंगी और WMO को समझेंगे, बात खत्म। तो यहाँ ये बात की गई है कि जो है कि यह जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिला है। बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में क्या है कि जो भी प्रगति हुई उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है उससे क्या होगा कि जो भी प्रगति हुई उससे हम लोग पीछे जा सकते हैं। तो इससे क्या सबसे अधिक सुभेद कौन होंगे, जो मानव होंगे, सबसे अधिक सुभेद समुदाय प्रभावित होंगे जो भी मानव। और कौन कौन से, जो मार्जिनाइज सेक्टर के लोग हैं, जैसे कि जो गरीब हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो महिलाएं, और ये सबसे अधिक प्रभावित होंगे। वायु प्रदूषण के लिए वित्त पोषण की कमी है। दुनिया भर में जो क्या है, असामयिक मृत्यु का सबसे बड़ा जो स्वास्थ्य जोखिम आधारित कारक कौन है, वायु प्रदूषण है। ठीक है, इसी बावजूद इसके क्या है, केवल 2% जो भी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त के प्रतिबद्धताएं हैं स्वास्थ्य जोखिमों से निपटने के लिए खर्च करते हैं, मात्र 2%। तो ये समझ सकते हैं कि फंड बहुत कम यूज किया जा रहा है यहाँ पे। जलवायु संबंधी जानकारियों का कम उपयोग है। राष्ट्रीय मौसम जो अब ये कहा है कि जो अब यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाएं रिपोर्ट का 74% भाग क्या है, स्वास्थ्य देखभाल और क्षेत्र के भागीदारों को जलवायु संबंधी डेटा प्रदान करता है, लेकिन डेटा का बहुत कम उपयोग होता है। यानी बात ये कही जाए कि जो भी जलवायु संबंधी जानकारियां हैं वो क्या कर रही हैं, उसका कम उपयोग किया जा रहा है। यानी यहाँ बात एक रिपोर्ट की गई है, NMHS रिपोर्ट, उसका क्या है कि 74% भाग क्या है, जलवायु संबंधी डेटा देता है, उसका 74 रिपोर्ट का 74% भाग, पर उस डेटा का बहुत कम उपयोग करते हैं। तो जब डेटा का उपयोग कम करेंगे, उसका जब हम लोग क्या करेंगे, जागरूकता कम होगी, जानकारियाँ कम होगी, तो हम लोग उसके प्रति किस प्रकार से कार्यान्वित कार्यों को करेंगे, ये एक बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने निकल कर आती है। स्वास्थ्य के लिए जलवायु सेवाएं बहुत समस्या है, क्योंकि क्या है कि अनुसंधान की कमी है, पर्याप्त मौसम की सूचनाओं की कमी है, मानव और संस्थाओं की क्षमता यहाँ पे पर्याप्त नहीं है। सिफारिशें क्या की गई हैं कि जलवायु संबंधी प्रासंगिक सूचनाएं और सेवाएं उपलब्ध कराना की आवश्यकता है। जो भी स्वास्थ्य से जुड़े जो मौसम के संबंधित स्थानीय ज्ञान उसको बढ़ाना चाहिए। नीतियों में और मौसम विज्ञान संबंधित भागीदारी और सहयोग बढ़ाना चाहिए, ये प्रावधान करना चाहिए हमें। ठीक है, और जलवायु संबंधी जो सूचना है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमने UNEP के हेडक्वार्टर कहाँ देखा था? नैरोबी केन्या में देखा था। यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WMO का जेनेवा और स्विट्जरलैंड में, जेनेवा यानी जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है, UN की विशेष एजेंसी है। 1950 में इसको स्थापना की गई थी। ये क्या है? IMO से जुड़ा हुआ एक इसकी उत्पत्ति IMO से हुई थी। IMO की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इसकी स्थापना वियना कन्वेंशन के तहत हुई थी। वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस 1873 के तहत हुई थी इसकी स्थापना IMO की, ठीक है। IMO की स्थापना हुई थी वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस 1873 के तहत। इसका उद्देश्य क्या है? कि पृथ्वी के वातावरण की स्थिति और व्यवहार के बारे में इसकी जानकारी देना और अनेक प्रकार के जो भी स्थल है, महासागर हैं, जुड़ाव है, मौसम, जलवायु है, जल संसाधन, उस पर जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को सुनिश्चित करना। भारत इसका सदस्य है, ठीक है। WMO का सदस्य है भारत। इसके द्वारा 2 रिपोर्ट आने जारी कहती हैं कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट और एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन। 2 रिपोर्ट और है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट और एयर क्वालिटी एंड द क्लाइमेट बुलेटिन। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, कौन सा रिपोर्ट है ये? कि स्टेट ऑफ द क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023। 3 रिपोर्ट जो है आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग 5वें आर्टिकल पे। इसमें क्या है कि पश्चिम अंटार्कटिका में हिम का पिघलना। यहाँ पे एक न्यूज़ था कि एक रिसर्च आई जिसमें क्या है कि पश्चिमी अंटार्कटिका है, उसमें बर्फ़ का तेज़ी से जो पिघलना है वो कहीं ना कहीं पिघलना जारी है। कौन सा? ये वाला क्षेत्र जो है वेस्ट अंटार्कटिका जो आइस सीट है, ठीक है, ये बर्फ़ यहाँ पे तेज़ी से पिघल रही है। साउथ पोल देख रहे होंगे आप, यहाँ पे रोज सी है, ठीक है, एम्डमन सी है और यहाँ पे वेडल सी है, आप जानते होंगे। ईस्ट अंटार्कटिका ये हो गया और वेस्ट अंटार्कटिका में ही जो यहाँ पे जो है बर्फ़ पिघलने का जो मात्रा यहाँ पे एक रिसर्च में सामने आई है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो शोधकर्ताएँ थी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो हाई रेजोल्यूशन एमंडन जो है उसमें क्या है आइस सीट मॉडल का उपयोग किया, जिसमें क्या है कि जो भी तैर रही थी जो आइस सेल्फ, उसमें क्या है महासागरीय गतिविधियों के कारण ये पिघल रही है। यही एक प्रमुख प्रक्रिया है जो क्या करती है समुद्री जलस्तर में वृद्धि में अंटार्कटिका के योगदान को निर्धारित करती है। तो एमंडसन सागर कहाँ पे है? पश्चिमी अंटार्कटिका तट पे है। सवाल ये प्रीलिम्स में बन सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं दे देगा ऑप्शन। तो आपको देना है कि वेस्टर्न जो अंटार्कटिका है उसी के तट पे कौन सा है? एमंडसन सी है। एमंडसन सी के बारे में हम लोग को जानना है, रॉस सी के बारे में जानना है और वेडल सी के बारे में भी जानना है। अंटार्कटिका के 3 सी जो है यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूज़ में है तो आपको ध्यान देना यहाँ पे है। जो महासागरीय गतिविधियां उसके बारे में क्या है कि इस हिम के पिघलने से जो क्या होता है ग्राउंडिंग लाइन होती है वो पीछे हट जाती है, ठीक। अब ग्राउंडिंग लाइन क्या होता है कि जहां वह बिंदु जहां ग्लेशियर माने जो ग्लेशियर है और आइस सेल्फ का संपर्क क्या होता है आधार तल से समाप्त हो, यानी ये बिंदु समाप्त हो गया, ये ग्लेशियर हो गया, ये आइस सेल्फ हो गया, ठीक है। इसका संपर्क जो है बेस से यहाँ पे समाप्त होता है तो इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंडिंग लाइन बोलते हैं, ठीक। तो ग्राउंडिंग लाइन जो होता है जो मतलब यहाँ पे ग्राउंडिंग लाइन होती है वो क्या, मान लीजिए यहाँ पे एक ग्लेशियर है, आइस सेल्फ है और ये ग्राउंड है और यहाँ से समुद्र शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से समुद्र शुरू हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे खत्म होता है उसी को बोलते हैं ग्राउंडिंग लाइन। तो बर्फ पिघलेगी तो ग्राउंड लाइन कितना होगा? मान लीजिए कि समुद्र ये है, समुद्र क्या होगा चढ़कर यहाँ चला जाएगा क्योंकि बर्फ पिघलेगी तो अब क्या जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इससे ग्राउंडिंग लाइन क्या होती है? वो पीछे हट जाती है, ठीक है। तो क्या होती है कि जो भी ग्राउंडिंग लाइन जब होती है जब पीछे हटती है तो जो संपूर्ण लाइन होगी वो क्या होगी? जो महासागरीय गतिविधि है उसको सहल कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो पानी का जो बहाव है वो क्या है कि चढ़कर और आगे चला जाएगा। इससे क्या होगा कि आइस सेल्फ तेजी से और पिघलेंगे और होती क्या है कि फिर इधर से पिघलने के कारण क्या होती है कि समुद्र के जलस्तर में यहाँ पे धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। तो बहुत सारे हानिकारक प्रभाव हैं। समुद्र के जलस्तर में भारी प्रभाव आएगा, 5 मीटर तक बढ़ सकता है। तो जो विश्व के जो तटीय शहर है उस पर प्रभाव पड़ेगा और वे डूब सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे की गई है। तो आपको ध्यान यहाँ पे क्या देना है कि जो है एमंडसन सी को ध्यान देना है, रॉस सी को और वेडल सी को ध्यान देना है। यहाँ पे पिघल रही थी बर्फ, बस इसके बारे में, ठीक है। दूसरा आता है हम लोग ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट है ये अभी कि क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट 2023 को जारी की है। क्लाइमेट फाइनेंस क्या है? क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट जारी की किसने? ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ किसने जारी किया? क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने। क्लाइमेट फाइनेंस होता क्या है? ऐसा फाइनेंस होता है जिसका इस्तेमाल किस में करेंगे हम लोग? मिटिगेशन में करेंगे। इन्वायरमेंट में अगर आपने पढ़ा होगा तो मिटिगेशन पढ़ा होगा और एडॉप्टेशन पढ़ा होगा। अनुकूलन वही जो मैंने बताया आपको, मिटिगेशन और अनुकूलन।
तो अनुकूलन इसके इसी के संदर्भ में जिस फंड का इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट फंड, मिटिगेशन और एडॉप्टेशन में। ठीक, तो मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन होता ये है कि जो भी जलवायु के कारण है उससे निपटा जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? ग्रीन हाउस गैस जो इमर्शन होता है, ठीक है, और इसके साथ क्या है कि बहुत सारे जो भी पेड़, डिफॉरेस्टेशन हो गया मान लीजिए, तो डिफॉरेस्टेशन से निपटेंगे जिस तरह से, तो उस चीज़ को फंड उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समन कार्य यानी मिटिगेशन कार्य बोलेंगे। तो उसके लिए फंड यूज होगा। दूसरा होता यह है कि जलवायु परिवर्तन का जो मान लीजिए जलवायु परिवर्तन हो गया, उसके प्रभाव से जो निपटते हैं उसको बोलते हैं एडॉप्टेशन, यानी उसका अनुकूलन संबंधी कार्य जो कार्य हो गए, तो उससे भी फंड चाहिए। तो इन दोनों फंडों को क्या बोलेंगे? क्लाइमेट फंड बोलते हैं। ठीक है, तो मिटिगेशन और क्लाइमेट एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन के जो कार्य होंगे, अनुकूलन है उसके, जो क्लाइमेट जब चेंज हो गया तो उसके अनुकूलन, उससे अब अनुकूलन प्राप्त करना है, उसके अनुरूप ढलना है और उससे प्रभाव से निपटना है, तो ये एडॉप्टेशन कार्य हो गया। उसके कारणों से निपटेंगे जो जलवायु परिवर्तन का, उसको मिटिगेशन कार्य बोलेंगे। तो उससे दोनों फंड को क्या बोलेंगे? दोनों को मिलाकर के क्लाइमेट फंड हो जाता है। ठीक है, तो इसी के कार्य पे एक रिपोर्ट जारी की गई है, ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी किया है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने। रिपोर्ट की प्रमुख बिंदु क्या है कि पिछले वर्षों की राशि में जो है यहाँ पे क्या है, दोगुनी राशि हुई है, 1.13 बिलियन रहा तो वो दोगुनी हुई है। जलवायु वित्त में क्या है, वृद्धि का जो 90% हिस्सा है किस देशों ने जो किया है, किसको प्राप्त हुआ है? तो चाइना को, यूएसए को, यूरोप को, ब्राजील को, जापान को, भारत को। ठीक है, तो अभी सभी सेक्टर में क्या है कि जलवायु वित्त समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ है, यानी ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र जो है यहाँ पे अधिक प्राप्त करते हैं, बाकी सारे सेक्टर वहाँ पे प्राप्त नहीं कर रहे हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी कुल जलवायु वित्त में 49% की, यानी आधी हिस्सेदारी लगभग निजी क्षेत्र की है, और लगातार उपलब्धता में वित्त की जो है अनुकूलन हेतु गिरावट आ रही है। ठीक है, तो अनुकूलन हेतु जो भी वित्त उपलब्ध है उसमें क्या है, 98% की पूर्ति सार्वजनिक सेक्टर कर रहा है, तो यहाँ पे निजी सेक्टर का योगदान कम है। तो ये बात यहाँ पे की गई है रिपोर्ट में। तो सिफारिश क्या की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार करना है, जलवायु की जो समझ आवश्यकता है उसको अनुरूप नियम और आर्थिक प्रोत्साहन करना चाहिए, निजी क्षेत्र को जलवायु वित्त के प्रवाह को बढ़ाने के लिए रियायती वित्त लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, वित्तीय प्रणालियों में जलवायु संबंधी अनुकूलन और लचीलेपन को शामिल करने की आवश्यकता है। ठीक है, जस्ट ट्रांजिशन की राह में आगे बढ़ते हुए अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल्स को खत्म करना चाहिए। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के जो भी चरणबद्ध तरीके उसको समाप्त करना चाहिए। COP28 में इसकी तरफ हम लोग बढ़े हैं। ठीक है, और जलवायु वित्त संबंधी डेटा को व्यापक और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करना चाहिए, और जलवायु जो फाइनेंस है उसके संबंधी जो फ्रेमवर्क है उसकी इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार करके सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है। जलवायु जो वित्त प्रणाली उसमें 3 बातें, यहाँ पे 4 बातें की गई हैं। जो फंड्स हैं, जो जलवायु वित्त का जो ग्लोबल फाइनेंस है, इसमें बात की गई है कौन कौन सी? एक है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, GEF, बहुत इंपॉर्टेंट है। रियो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, यहाँ पे रियो पृथ्वी सम्मेलन में यहीं पे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात की गई थी। ये क्या है, 183 जो देश हैं उनके साथ कार्य करने वाली 18 एजेंसीज हैं, उसकी क्या है, विशिष्ट साझेदारी है। ये करती क्या है, दुनिया के जो भी महत्वपूर्ण पर्यावरण की जो समस्याएं होंगी उससे निपटने का यहाँ पे कार्य करती है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, एक है एडॉप्टेशन फंड, इसको किसने स्थापना किया था? इसका जो है कि एडॉप्टेशन जो है फंड है, इसकी स्थापना 2001 में जब की गई थी, यह क्योटो प्रोटोकॉल में की गई थी। उसके पृथ्वी सम्मेलन में किसकी बात की गई थी? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे बात की गई थी एडॉप्टेशन फंड की 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार। इसका उद्देश्य यह था कि जो विकासशील देश है उसमें अनुकूलन संबंधी जो बेहतर परियोजनाएं हैं और उनका योजनाओं का क्या करना है, वित्त पोषण करना है। जो विकासशील देश है उसमें क्या करना है, एडॉप्टेशन के संबंधित बेहतर परियोजनाओं और योजनाओं का जो है वहाँ पे फाइनेंस करना है। ठीक है, एक बात की गई थी स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। किस चीज़ के लिए? फंड के परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए, अनुकूलन के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और ऊर्जा और परिवहन के लिए। ठीक है, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। एक आता है LDCF यानी लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री फंड, इसकी स्थापना नेशनल एडॉप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन के निर्माण के कार्यान्वयन हेतु अल्प विकसित देशों की सहायता के लिए की गई थी। और एक है ग्लोबल जो है क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्लोबल ने ग्रीन हरित जलवायु कोष, इसकी स्थापना किसकी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ सवाल बन सकता है। ठीक है, तो जो भी फंड की स्थापना जिस समझौते के तहत की जा रही हो या जिस कन्वेंशन में की गई हो उसको ध्यान देना है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड की जो स्थापना है, ग्रीन क्लाइमेट फंड की, इसको किस थी? कानकून समझौते के तहत इसको किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो विकासशील देश है उसको राष्ट्रीय स्तर पर जो भी निर्धारित योगदान, अभी ऊपर पढ़ा ना हमने, उसके तहत निर्धारित लक्ष्य है उसको दिशा में आगे बढ़ने के लिए और हासिल करने के लिए हमें क्या करना है, उन्हें समर्थन देना है। तो GCF यानी हरित जलवायु कोष, ठीक है, इसकी स्थापना कानकून कन्वेंशन
ठीक है, एडॉप्टेशन फंड की क्योटो प्रोटोकॉल और GEF की स्थापना ग्लोबल पृथ्वी जो शिखर सम्मेलन के तहत की गई थी। ठीक है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के तहत 1992 में, ठीक है, 1992 में। और इसको ध्यान देना है। तो अभी क्या है कि अभी ये सब चीज़ें क्या है, ये आपके स्टैटिक पार्ट है, यानी आपने जो है यहाँ पे अगर पढ़ा, ठीक है, इसको आपने पढ़ा कि जो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने रिपोर्ट जारी की, ये क्या है आपका करंट अफेयर का पार्ट हो गया। और यहाँ पे जो है ये क्या हो गया आपका स्टैटिक पार्ट हो गया, यानी जो विजन एस मैगजीन पढ़ते हैं तो आपका करंट प्लस स्टैटिक दोनों जो है यहाँ पे तैयार होता है। अब आता इंपॉर्टेंट न्यूज की क्या है कि यूएई ने नूर अबू धाबी सोलर प्लांट को ग्रीन जो एनर्जी उसके प्रति राष्ट्रीय समर्पण के रूप में प्रस्तुत किया है। तेरी दुनिया विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा है? यूएई में लगा है। कौन सा है? नूर अबू धाबी सोलर प्लांट। ये क्या है? ग्रीन एनर्जी के प्रति राष्ट्रीय रूप में समर्पण कर दिया गया है। कुल क्षमता 1.2 गीगावाट है। दुनिया के सबसे बड़े स्टैंड अलोन परिचालन और सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। तो हमें भारत के भी कुछ सौर ऊर्जा संयंत्र को जानना है। तो जानना है कि विश्व का सबसे बड़ा कहाँ पे हुआ? यूएई में हुआ। सवाल का आपको ध्यान देना है। अभी सौर ऊर्जा जो संयंत्र है भारत में, उसको क्या कर सकता है? यूपीएससी या यूपीपीसीएस में मैच द कॉलम में सवाल पूछ सकता है। मैच द कॉलम में कैसे सवाल देगा? राजस्थान का जो है भाडला सोलर पार्क है, राजस्थान का, एक राजस्थान हो गया, इसका कौन सा है? भाडला सोलर पार्क। ठीक है। अब होगा दूसरा कर्नाटक का पावागाड़ा सोलर पार्क, पावागड़ा सोलर पार्क। ठीक। और कौन सा है कि जो है जो तेलंगाना के जो है रामागुंडम सोलर पार्क। तो ये 3 सोलर पार्क हैं। फिर इसके बाद क्या है कि 3 सोलर पार्क हैं। इसको क्या है कि इसको ध्यान देना है। यहाँ से क्या है कि यहाँ यूपीपीसीएस यहाँ पे फोकस कर सकता है, यूपीएससी भी फोकस कर सकता है। तो जो यूएई क्या है? नूर अबू धाबी सोलर प्लांट है। और क्या है? भाडला सोलर पार्क कहाँ पे? राजस्थान में। पावागड़ा सोलर पार्क कर्नाटक में। और जो रामागुंडा सोलर पार्क है, फ्लोटिंग सोलर पार्क, ये कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना। ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ सवाल है। सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा पर, मतलब ये बहती हुई ये सौर ऊर्जा परियोजना है रामागुंडम। ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है। रामागुंडम वाला तेलंगाना में, पावागाड़ा वाला कर्नाटक में, और भडला सोलर पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में। और ये सवाल देखिए, ये सवाल 2022 का यूपीपीसीएस का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको उठाकर पेपर देख लीजिएगा। 2022 में प्रीली में पूछा हुआ सवाल है। 2022 में सवाल पूछा था। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दुनिया का पहला सौर संचालित हवाई अड्डा है। यूपीपीसीएस 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस का। ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि यहीं से सवाल बनते हैं। और मैं अभी एक सवाल बता रहा हूँ ग्रीन वाशिंग पे 2022 या 21 में सवाल ये पूछा हुआ ग्रीन वाशिंग पे, यूपीएससी सवाल सीधे पूछा हुआ ग्रीन वाशिंग पे। और क्या स्टेटमेंट था? यही वाला स्टेटमेंट था। ये वाला जो है सीधे स्टेटमेंट था ग्रीन वाशिंग पे। यूपीएससी 2022 का सवाल है। ये यूपीएससी 2022 का सवाल है। यहाँ पे 2022 का सवाल है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सवाल जब ऐसे ही बनते हैं सीधे 2022 का यूपीएससी का। ये यूपीपीसीएस का हमने ऊपर दिखा दिया, ये वाला है कोचिंग वाला, और ये यूपीएससी का सवाल है प्रीलिम्स का। तो प्रॉपर यहाँ पे क्या है कि यहीं से सवाल बन जाते हैं। तो आपको क्या है कि आपको ध्यान देना है सभी चीज़ों को इसमें जो बता रहा हूँ उसमें। तो ग्रीन वाशिंग के लिए क्या है? ग्रीन वाशिंग शब्द पूछा हुआ था यूपीएससी ने। तो ग्रीन वाशिंग के लिए जो है हमें एक क्या हुआ है कि ड्राफ्ट यानी गाइडलाइंस शुरू की गई है। किस चीज़ के लिए? ग्रीन वाशिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक जो है गाइडलाइंस जारी की गई है। किसने जारी किया है? तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने जारी किया है। तो इंपॉर्टेंट है। अब ग्रीन वाशिंग पे यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। इसके क्या है यानी जो इसका जो डिफिनेशन है और इसके संबंधित अन्य चीज़ें उसको पूछ चुका है। तो यूपीएससी क्या करेगा? इससे एक कदम आगे बढ़ के पूछेगा, पक्का इससे एक कदम आगे बढ़ के पूछेगा, क्योंकि वो चीज़ें रिपीट तो करेगा नहीं। ठीक है। रिपीट करेगा तो जो थीम होगी ग्रीन वाशिंग की उसी से एक कदम आगे बढ़ के पूछ सकता है। तो ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। तो ग्रीन वाशिंग होता क्या पहले वो समझ लीजिए। ग्रीन वाशिंग क्या होता क्या कि जो भी ब्रांड्स होती हैं और कंपनियां होती हैं वो अपने सेवाओं क्या करती हैं? पर्यावरण हितैषी दिखाने का प्रयास करती हैं। यानी जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, हमारी जो सर्विसेज होंगी वो क्या होंगी? पर्यावरण के अनुकूल है ऐसा दिखाने का प्रयास करती हैं कंपनियां। पर होता ही क्या है इसके विपरीत? वास्तविकता विपरीत होती है। मतलब ग्रीन इसे ग्रीन सीन बोलते हैं, यानी विपरीत स्थिति होती है। ग्रीन सीन बोलते हैं इस चीज़ को, इस प्रक्रिया को। क्योंकि होता क्या है कि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही होती हैं पर दिखाती क्या है कि जो है ये हमारे पर्यावरण हितैषी है। ये ग्रीन वाशिंग बात हो गई। यही सीधे यूपीएससी ने स्टेटमेंट दिया था 2022 में। ठीक है। तो कंपनियां पर्यावरण हितैषी दावों का ये दिखाने के लिए प्रयास करती हैं ताकि क्या है कि उनकी सेवा से या उत्पाद से पर्यावरण पर या कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है। और होता क्या है? और ये पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है, पर ये उसकी स्थितियां जो होती हैं उसके उलट होती हैं।
तो ये क्या है कि इस पर जो है पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या सकारात्मक रूप से पड़ता है, ये बात बताती है। पर होता क्या स्थिति है इसके खिलाफ कि इसकी स्थितियाँ उलट होती हैं, ग्रीन वॉशिंग इसको बोलते हैं, और जो स्थितियाँ वास्तविकता इसके विपरीत होती है इसको बोलते हैं ग्रीन सीन। ठीक है, तो कंपनियां इसके लिए दो तरीकों का सहारा लेती हैं। ये शब्दावली यहाँ पे यूपीएससी जो है पूछ सकता है अब, क्योंकि ये क्या है कि यही पूछा नहीं गया है और ये एक कदम आगे है। ठीक, तो क्या इसके लिए कंपनियां फीबिंग और वेगनेस का सहारा लेती हैं। फीबिंग क्या होती है कि जो उत्पाद होता है, फीबिंग पूछ देगा तो आपको यही कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा सिवाय मैगजीन के। तो फीबिंग क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं और सेवाएं होती हैं उसको नेट जीरो, ग्रीन या पर्यावरण अनुकूल जैसे झूठे दावे किए जाते हैं यहाँ पे फीबिंग के लिए। इसके तहत होता क्या है कि जो भी उत्पाद और सेवाएं हैं उसको नेट जीरो, ग्रीन या पर्यावरण अनुकूल ऐसी बात बताएंगी, झूठे दावे होंगे फीबिंग। और वेगनेस क्या होता है कि उत्पादों की जो प्रक्रिया होती है, जो भी सेवाओं की उत्पादन प्रक्रिया, जो प्रोड्यूसर का प्रोसेस होता है, जिस तरह से ये बना है और उसमें कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल की गई है उसके बारे में जो है जानकारी स्पष्ट नहीं की जाती है। तो फीबिंग और वेगनेस, यानी फीबिंग में क्या हुआ कि फीबिंग में बताया जाएगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है नेट जीरो की बात है या ग्रीन है या पर्यावरण के अनुकूल है, पर ये झूठे वादे होंगे। और वेगनेस क्या होगा कि हमारी जो उत्पादन की प्रक्रिया है और इसमें जो भी सेवाएं और सर्विसेज जो भी प्रक्रिया, जो भी सामग्री इस्तेमाल की गई है उसके बारे में कोई जानकारी स्पष्ट नहीं होगी, तो ये वेगनेस होगा। तो ग्रीन वॉशिंग जो शब्दावली उसका प्रयोग किसने किया था 1986 में, किसने किया था, जे वेस्टरबेल्ड ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें, जान लीजिए। ग्रीन वॉशिंग ये बन सकता है अब, इसका सबसे बड़ा शब्दावली का सबसे पहले उपयोग 1986 में जे वेस्टरबेल्ड ने किया था ग्रीन वॉशिंग शब्द का। तो न्यूज़ क्या है, ग्रीन वॉशिंग आपने समझ लिया कि झूठे उत्पाद, मतलब झूठे जो वादे होते हैं, झूठे जो है भ्रामक जो ब्रांड्स होते हैं कंपनी दिखाती हैं पर्यावरण हितैषी दिखाने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। तो इसी को भारत विज्ञापन मानक परिषद ने इसने क्या किया है कि इसके लिए जो है एक मसौदा जारी किया है कि ताकि जो है कि जो विज्ञापन में पर्यावरणीय और ग्रीन क्लेम्स के लिए जो है झूठे जो विज्ञापन जारी नहीं किए जा सके कंपनियों और ब्रांड्स के द्वारा। ठीक है, तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद क्या है, एक स्व-विनियामक संगठन है। इससे विज्ञापन और मीडिया उद्योग के पेशेवरों ने गठित किया था, यानी कि सरकार का नहीं है, ये स्वतः है। इसने बात ये की है कि जो सेवा या उत्पाद होगा उसके पर्यावरण हितैषी, पर्यावरण मित्र, संधारणीय और पृथ्वी के ग्रह अनुकूल जैसे दावों के पूर्ण समर्थन में जो क्या करना चाहिए, यहाँ पे आधार भी दी जाए। मतलब सिर्फ आप ये बोल दें कि हमारा ये उत्पाद पर्यावरण के हितैषी है, इससे काम नहीं चलेगा। आप उसका आधार दीजिए, आप प्रोवाइड करिए साक्ष्य कि किस प्रकार से ये जो है ये हमारा पृथ्वी के अनुकूल है, पर्यावरण के। जो पर्यावरण जो हितैषी दावे होंगे वो विज्ञापित उत्पाद या सेवाओं के संपूर्ण जीवन चक्र पर आधारित होना चाहिए। मतलब ये क्या है कि जो भी इस पे बात की गई है कि मतलब उत्पादन हो जाने के तक ही आपका पर्यावरण हितैषी दावा नहीं चलेगा, बल्कि उत्पादन से लेकर के और जब सेवाएं या प्रोडक्ट्स अगर बाजार में जाएंगी या लोगों के पास जाएंगी और उसे अवशिष्ट होने तक भी क्या होना चाहिए, उसे पर्यावरण हितैषी होना चाहिए। यानी क्या है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे EPAZ भी आता है, EPR भी आता है, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे भी लागू हो रही है। और क्या है कि हमें जो है यहाँ पे पर्यावरण हितैषी वहाँ पे भी होना चाहिए जब तक क्या है कि उत्पादन से लेकर अवशिष्ट तक हो। ठीक है, उत्पाद और सेवाओं की मंजूरी संबंधी जो भी प्रमाण पत्र होंगे और सील में स्पष्ट किया जाए कि क्या है कि जो उत्पाद और सेवाओं की जो किन विशेषताओं और गुणों का मूल्यांकन यहाँ पे किया गया है। किसी भी उत्पाद के कंपोस्टेबल, बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकेबल और नॉन टॉक्सिक किसी भी रसायन से रहित होने के लिए क्या है कि विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, तो ये दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। और ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए कुछ और भी पहले हैं, तो यूपीएससी अब पहले पूछ सकता है, क्योंकि ग्रीन वॉशिंग तो पूछ चुका है तो वो तो रिपीट करेगा नहीं। अब उससे अधिक जो है कौन कौन से टर्म्स हैं, किसने ये उपयोग किया था, फीबिंग और वेगनेस, ये पूछ सकता है। जो AASCI ने जो जारी किया है विज्ञापन के लिए उसको भी जारी पूछ सकता है। और जो अन्य पहले शुरू की गई है ग्रीन वॉशिंग समेत उसको भी यहाँ पे पूछ सकता है। तो सेबी ने, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग पर मानदंड जारी किए हैं, ये एक बात है। आरबीआई ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई ने ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क के ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट में शामिल होने की घोषणा की है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क के ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट जो हुआ था इसमें किसने शामिल होने की घोषणा की है, आरबीआई ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और सेबी ने ग्रीन बॉन्ड जारी करते समय ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो ये क्या है, ग्रीन वॉशिंग से निपटने के लिए भारत में पहले हैं। तो आपको मैंने 3-4 PYQs दिखा दिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी है, यहाँ से बन सकता है। सीधे कोचिन अंतर्राष्ट्रीय अवेयरनेस, तो यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022
2022 का ही है। 2022 या 21 का जो क्वेश्चन है, मुझे सन तो नहीं याद है, बस 21 या 22 में जो है ग्रीन वॉशिंग पूछा हुआ है, और 21-22 का ये भी सवाल है। तो यहाँ पे जो है कई सारे सवाल यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है अब आर्टिकल नंबर 9 से जो है हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, और यहाँ से जो है आपका 17 आर्टिकल है उसको जो हम लोग खत्म कर देंगे। तो ये भी मरुस्थलीकरण पे सवाल यहाँ पे बना हुआ है। तो इसमें अब 16-17 आर्टिकल्स हैं, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो अभी क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि आधे घंटे क्लासेस हो चुकी हैं, और नेक्स्ट वाली क्लास में जो है हम लोग शाम वाली में जो है इसको हम लोग 16 आर्टिकल खत्म करके इन्वायरमेंट वाला सेक्शन खत्म करके हम लोग साइंस एंड टेक पे आ जाएंगे। वीडियोज़ को जरूर लाइक करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।